देखिए आज हम नंबर सिस्टम का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं ना। नंबर सिस्टम का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 21 छात्रों का माध्य भार 21 किलो है ना। उसमें से 21 किलो भार वाले छात्र को हटा दिया जाए तो उस छात्र को हटाने पर बने समूह का माध्य भार क्या होगा? देखिए 21 छात्रों का माध्य भार 21 किलो है, उसमें से एक 21 किलो वाले को हटा दिया तो कह रहा है कि छात्र को हटाने पर बने समूह का माध्य भार क्या होगा, है ना। छात्र को हटाने पर बने समूह का माध्य भार कितना होगा? तो सेम क्वेश्चन देखिए, सब सेम चीज है। इसमें जो नंबर सिस्टम में क्या रहता है कि जहाँ भी अगर सेम सेम आपको मिले 21 मिले है ना, तो आपका कर दिए आंसर भी सेम हो जाएगा। सेम एवरेज सेम सब, तो सेम आंसर भी हो जाएगा। ओके, इसलिए जो होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है देखिए इसको अगर ट्रिक से बनाइएगा, इसको जो है डायरेक्ट अगर लिख लेते हैं आप तो उस तरह से तो ठीक है, नहीं लिखते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कैसे बनेगा। कहता है 21 छात्रों वाला 21 बच्चा है, तो कुल मिला के 441 बच्चा है। उसमें से एक संख्या घटा दिया जाता है। 21 में से एक संख्या घट गया तो कितना बचा? 20 संख्या बचा, है ना। 20 संख्या बच गया तो इसमें क्या करेंगे? 21 से घटा देंगे तो बच जाएगा कितना? 420। कितना आएगा? 420। अब 20 से इसको भागा दे देते तो हमारा कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा, है ना। 21 आ जाएगा तो ये माध्य हमारा निकल गया। ओके, उसी प्रकार से सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि भोलू के पास 30 पैसे तथा 10 पैसे मूल्य वाले कुल 40 सिक्के थे। इन सब का कुछ मूल्य 9 रुपया है। 10 पैसे मूल्य वाले कितने सिक्के उसके पास हैं, है ना, उनके पास हैं। भोलू के पास 30 पैसे तथा 10 पैसे मूल्य वाले कुल 40 सिक्का है ना। 30 पैसे वाला है और 10 पैसे वाला है। भोलू के पास 30 रुपया वाला है, एगो 10 रुपया वाला कितना सिक्का है? 40 सिक्का है। कुल मिला कितना सिक्का है? 40 सिक्का है। कह रहा है कि इन सब का कुछ मूल्य 9 रुपया तथा 10 पैसे मूल्य वाले कुछ कितने सिक्के हो जाएंगे? इनका सब कुछ मूल्य जो है 9 रुपया है, तो कह रहे 10 पैसे मूल्य वाले कुल कितने सिक्के उनके पास हैं, ये ना बोल रहा है। तो देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन बोलेगा तो ध्यान दीजिएगा, कुल मिला के कितना सिक्का है? 40 सिक्का। तो मान लीजिए, है ना, मान लीजिए कुल मिला के कितना सिक्का है? 40 सिक्का। तो मान लीजिए कि ये है 40 माइनस एक्स, ये 40 माइनस एक्स, और इसको मान लीजिए एक्स, इसको कितना मान लीजिए? एक्स मान लीजिए। ओके, इसलिए इसको देखिए गुना करिए इससे, 30 गुना 40 माइनस एक्स, है ना। 30 इंटू 40 माइनस एक्स प्लस में कितना? प्लस में इसको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा कि कुल सिक्का के बारे में इतना हमारा 40 जो है 40 जो है ना, 40 जो है कितना है? इनका सब कुछ मूल्य जो है 9 रुपया है। इसका मूल्य कुल मिला के इसका कितना 9 रुपया हो जाएगा? 9 रुपया हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए इसका प्लस में क्या कर दिए? 10x कर दीजिए। अब बराबर देखिए 9 पैसे हैं, कितना है? 9 रुपया है, 9 रुपया है। इसको जब चेंज करेंगे पैसा में तो 900 पैसा हो जाएगा, 900 पैसा हो जाएगा, इसलिए 900 पैसा यहाँ पे लिखेंगे। ओके, अब इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे तो 1200, है ना, 1200 माइनस में 30x, है ना, प्लस में 10x बराबर में 900। देखिए 1200 अब माइनस में 20x, है ना, माइनस 20x बराबर 900, है ना, बराबर 900। अब देखिए माइनस 20x बराबर हो जाएगा माइनस 300, है ना, माइनस 300, क्योंकि ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो माइनस माइनस कट गया, बच गया इतना। तो 2 से हो जाएगा 15 बार, 2 से 15 बार में 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, बच गया x बराबर कितना? x बराबर 15। यही हो जाएगा राइट आंसर। ओके, यही हो जाएगा राइट आंसर, है ना। उस प्रकार से बनता है, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें क्या होता है? बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है किसी भी विद्यालय में शिक्षकों का
औसत वेतन 15,000 रुपया, 1500 रुपया है। तो 2 शिक्षकों को नियुक्ति के बाद कुल वेतन 2000 बढ़ गया, तो औसत वेतन 50 रुपये घट जाए तो शिक्षकों की वर्तमान संख्या क्या होगी? मान लिया कि वर्तमान संख्या x है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3, मान लीजिए कि वर्तमान जो है ना, वर्तमान संख्या बताइए, वर्तमान संख्या मान लीजिए x, कितना मान लीजिए x मान लीजिए, ठीक है। कारण किसी भी विद्यालय में शिक्षकों का औसत वेतन 1500 रुपया था। 2 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद है ना, नियुक्ति के होने के बाद उसका वेतन जो होता है 2000 रुपये बढ़ गया, 2000 बढ़ गया है ना, 2000 उसका बढ़ गया, तथा औसत वेतन 50 रुपये घट जाता। शिक्षकों की वर्तमान संख्या क्या होगी, है ना। वर्तमान संख्या हमारा x है ना, वर्तमान संख्या औसत को गुना कर दीजिए, है ना, औसत को गुना कर दीजिए, है ना, वर्तमान संख्या औसत को गुना कर दीजिए। इसको मान लीजिए x, इसको ये दिया हुआ 1500 है ना, 1500 दिया हुआ है ना। इसमें क्या करता है, 1500 में 50 रुपये घट जाता है, यानी कि 1450 रुपये हो जाता है ना, 1450 रुपये हो जाता है। और ये हो जाता है 1500x, है ना, 1500x हो जाता है। अब देखिए दो शिक्षक की नियुक्ति होने के बाद, 2 शिक्षक की नियुक्ति के होने के बाद क्या हो जाता है कि 1450 हो जाता है ना, 1450 हो जाता है, यानी कि x + 2 इंटू, है ना, 2, देखिए वर्तमान संख्या x था, लेकिन उसमें 2 टीचर और बढ़ जाता है। तो 2 टीचर बढ़ने के बाद उसकी जो वेतन जो होता है 2000 बढ़ जाता है ना, 2000 और देना पड़ता है। इसमें कि 50 रुपये घटा दिया जाता है ना, 1500 में से 100 इतना घटा दीजिए, यानी कि 1450 बराबर कितना हो जाएगा, है ना, बढ़ जाता है। लेकिन उसका जो पहला संख्या जो था वो था तो 1500x था, 1500x था, उसमें से कितना बढ़ जाता है, 2000 वेतन बढ़ जाता है ना, कितना बढ़ जाता है, 2000 वेतन बढ़ता है, यही ना है। देखिए कह रहा कि किसी भी विद्यालय में शिक्षकों का औसत वेतन 1500 रुपया था। 2 शिक्षक की नियुक्ति होने के बाद उसकी कुल वेतन 2000 बढ़ गया तथा औसत वेतन 50 रुपये घट जाने पर शिक्षकों की वर्तमान संख्या, मान लीजिए कि वर्तमान संख्या उसका x था, तो औसत हमारा 1500 दिया हुआ, यानी कि 1500x हो जाएगा, है ना, 1500x हो जाएगा। तो 1500x में हमारा 2000 बढ़ गया, 2000 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा x + 2 इंटू 1450। अब देखिए इसको गुना कीजिए, 1450 x, अब प्लस में हो जाएगा कितना, 0, 9 और 2, 2900 बराबर 1500 x + 2000, है ना, प्लस में कितना 2000। अब देखिए ये जो x है इधर ले जाएगा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। अब देखिए 2900 में 2000 घटा दी, अब 1500x में 1450 घटा दीजिए, इधर हो जाएगा 900, कितना हो जाएगा 900 बराबर, ये हो जाएगा 50x, एक शून्य से एक शून्य कट गया, 5 से हो गया 18, है ना। तो x बराबर जो हो जाएगा 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x बराबर 18 हो जाएगा उसका वर्तमान संख्या, उसका वर्तमान संख्या कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, है ना। उसका जो वर्तमान संख्या हो जाएगा वो 18 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
रहा है कि मोहन, है ना, मोहन क्वेश्चन लिखते हैं पहले, ठीक है, क्वेश्चन भी लिखना जरूरी है। मोहन एक घर, है ना, क्वेश्चन देखिए पहले, मोहन एक घर, है ना, मोहन एक घर 30,000, है ना, 30,000 रुपया, है ना, 30,000 रुपये में खरीदा, 30,000 रुपया में खरीदा उसको, ठीक है, 30,000 में रुपया में उसको खरीदा, जिसका 25%, है ना, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि मोहन ने एक घर 30,000 रुपया में खरीदा, जिसका 25% वार्षिक दर से अवलंबन होने पर 3 वर्ष बाद घर की कीमत क्या होगी। देखिए अवलंबन, अवमूल्यन का मतलब होता है कम होना, है ना। 25% क्या होता है उसका जो वार्षिक दर है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में पढ़ सनी जितना में खरीदा, है ना, 30,000 में खरीदा, कितना परसेंट की 25% की वार्षिक दर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि 100 में से 25 घटा दीजिए, 100 में से 25 घटा दीजिए, यानी कि 75/100, है ना, 75/100 गुना 75/100 गुना 75/100, जितना साल के कहेगा उतना लिख दीजिए, बस खेला खत्म। 30,000 में खरीदा जिसमें कि 25% कमी हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, 25% क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, यानी 100 में से 25 घटा दीजिए, यानी कि 75/100 गुना 75/100 गुना 75/100। अगर 5 वर्ष के लिए कहता तो 5 बार 2 बार और लिख देते, 6 वर्ष के लिए कहता तो 3 बार और लिख देते, 7 वर्ष के लिए कहता 4 बार और लिख देते, है ना। इस तरह से इसको लिखते हैं। अब देखिए इसको काटिए, देखिए 25 तिया 75, 25 चौक 100, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 25 तिया 75, 25 चौक 100, है ना, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 25 तिया 75, 25 चौक 100, है ना। तो अब देखिए 30,000 है ये, 30,000 गुना 3 तिया 9, 9 तिया 27, 4 चौक 16, 16 चौक 64, देखिए 2 से कटेगा एक बार में 32 बार में, है ना, 2 से के बार में 32 बार में, 32 दूनी 64, 2 से कटेगा ये 15,000, है ना, 2 से के बार में 15,000 में, 2 से के बार में 16 बार में, 2 से के बार में 7500, है ना, 2 से के बार में 8 बार में, 2 से के बार में 2 बार 3500 में हो जाएगा 35 दूनी 7,000, है ना, 7,000, 3750 बार में, ओके। फिर इसको 2 से काटिए 4 बार में, इसको जब काटिएगा 2 बार में तो 18 दूनी 16, बच गया 1 7, है ना, अब 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, 1875, है। अब इतना ही कटेगा, ये नहीं कटेगा, ओके। अब इसको जब सिंपलीफाई कीजिएगा तो 12,656, सिंपलीफाई कीजिएगा तो 12,656.25 इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 12,656.25 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ओके। 12,656.25 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसमें कि मोहन एक घर खरीदा, ठीक है, खरीदा, उसमें कह रहा है कि 25% वार्षिक दर से अवलंबन होना, यानी कि कम हो रहा है। अवलंबन का मतलब होता है कम होना, यानी कि उसका जो रेट है वो 25% कम हो रहा है, 25% वार्षिक दर से कम हो रहा है, यानी कि तीनों साल में क्या हुआ, 25% का कम हो गया, यानी 75/100 करके तीनों में इसको क्या हो जाएगा, गुना करिएगा, आपका राइट आंसर निकल जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 4 लगातार विषम संख्या, 4 लगातार विषम संख्या, देखिए विषम संख्या वैसा संख्या कहा जाता है जो 2 से भाग ना लगे, जैसे 3 3 5 6 3 5 6,
देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो बड़ी संख्या बताइए, है ना। देखिए कह रहा है कि 4 है ना, 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य अगर 6 दिया हुआ है ना, 6 दिया हुआ है, समझ लीजिए अगर 6 दिया हुआ है ना, उसका माध्य दिया हुआ है 6, 4 लगातार संख्या का। तो मान लीजिए यहाँ 3 है, ये 5 है, ओके, बीच में इसका क्या हो जाएगा 4 लगातार माध्य उसका विषम संख्या, तो यहाँ 7, यहाँ 9 ले लीजिए, बीच में 6 है। तो इसमें जो बड़ी संख्या है ना, इसमें बड़ी संख्या है वो हमारा क्या है 9 हो जाएगा, है ना, राइट आंसर 9 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर में। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया जिसने ए ने 36,000 8 माह के लिए लगाया, है ना, 36,000 लगाया वो अपने बिजनेस में, दोनों ने पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन ए ने मात्र 36,000 लगाया। कितना लगाया 36,000 लगाया, जो कि 8 माह के लिए लगाया, जबकि बी ने कुछ पूंजी 6 माह के लिए लगाया था। कितना माह के लिए 6 माह के लिए लगाया था। तो कह रहा है कि कुछ अंत में बी को कुछ लाभ का 15/31 भाग मिला, यानी कि कुल मिला के 31 लाभ था, है ना, उसमें से 15 भाग किसको मिला बी को मिला। तो बी ने कुल कितना धन कमाया ना बोल रहा है, उसका जो इनकम है कितना है वही बोल रहा है। देखिए याद रखिएगा कि 15/31 किसने लगाया, तो 15/31 में बी का कितना हुआ 15 हुआ, कितना हुआ बी, तो ए का कितना हुआ होगा, ए बराबर कितना हो जाएगा 31 माइनस 15 कितना हो जाएगा 16। तो ए को कितना मिला होगा 16 भाग मिला होगा, है ना, 16 भाग मिला होगा। देखिए तो इसमें जो होता है पूंजी गुना समय का फॉर्मूला लगता है, क्या लगता है पूंजी गुना समय, पूंजी जितना लगाया और समय जितना लगाया, है ना, और जितना लाभ हुआ यहाँ पे उस पे लिखना पड़ता है ना, तो क्या हो जाता है बन जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर आसानी से निकल जाएगा। तो अब देखिए ए के लिए, है ना, ए के लिए लगाते हैं, ए के लिए देखिए पूंजी किसने लगाया, कितना लगाया 36,000 लगाया, कितना लगाया 36,000 लगाया, उसको लाभ कितना हुआ, कितना समय के लिए लगाया 8 महीना के लिए लगाया, 8 महीना के लिए लगाया। और बी के लिए बी कितना महीना के लिए लगाया, कितना लगाया था उसको तो पता ही नहीं है बी कितना लगाया। मान लीजिए एक्स लगाया, कितना लगाया एक्स लगाया, कितना दिन के लिए 6 महीना के लिए, कितना दिन के लिए 6 महीना के लिए। ए को कितना लाभ मिला, ए को 16 मिला, और बी को कितना मिला, बी को तो 15 है ही है, बोला हुआ क्वेश्चन में ही 15, है ना। अब इसको हल कर दीजिए आंसर आ जाएगा। अब देखिए, है ना, अब इसको क्या करना है कट करना है, 2 से इसको 3 बार में काट सकते हैं, 2 से इसको 4 बार में, कोई दिक्कत, 3 से इसको क्या बार में करते हैं 12,000, है ना, 12,000, ठीक है 12,000। अब इसको ऊपर से भी काट सकते हैं, 4 चौका 16, है ना, 4 चौका 16, है ना, इसको 4 से इसको भी काट सकते हैं 3,000, ठीक है 3,000। अब देखिए 3,000 बट्टे में x बराबर में 1/15, यानी कि x बराबर कितना बोलिए तो गुना हो जाएगा, 15 15 45,000 रुपया कुल मिला के कमाया, किसने कमाया बी ने कमाया होगा, 45,000 कमाया होगा, है ना, बी कितना कमाया होगा 45,000 कमाया होगा। देखिए इसमें कितना अच्छा है, ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, ए ने 36,000 8 माह के लिए लगाया, जबकि बी ने कुछ पूंजी 6 माह के लिए लगाया, अंत में बी को कुछ लाभ का 15 मिला, कितना मिला 15/31, यानी कुल मिला के लाभ कितना था 31 था, उसमें से बी को कितना मिल गया 15 मिल गया, तो ए को 16 मिलेगा, है ना, 16 मिलेगा तब ना 31 पूरा होगा। तो अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है कि पूंजी जितना लगाया उसमें से समय को गुना कर दीजिए, इसको और इसको गुना कर दीजिए, और जो हमारा लाभ है ना, लाभ जो है उसको बराबर कर दिए। तो ए कितना लगाया था 36,000 लगाया था, तो उसको इसको गुना कर दिए, पूंजी गुना लाभ, पूंजी गुना समय को बराबर में जितना लाभ हुआ उससे भागा दे दिए, है ना, उससे बराबर कर दिए। तो हमारा क्या होगा x बराबर 45,000 निकल गया, यानी कि बी ने कुल मिला के 45,000 कमाया, कितना कमाया 45,000 कमाया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए
नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही मस्त क्वेश्चन है कि ए ने 45,000 रुपया निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी 5,40,000 का रुपया का निवेश करके उसका साझेदार बन गया। यदि व्यापार में अंत होने वाले लाभ को वर्ष को अंत में 2:1 में बांट दिया गया तो महीने बाद उसका बी का साझेदार कितना बनेगा, ये वाला क्वेश्चन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं, ठीक है। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट इसमें देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि ए ने 4,50,000 रुपया निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी 5,40,000 रुपये का निवेश करके उसका साझेदार बन गया। यदि व्यापार में होने वाले लाभ को वर्ष के अंत में 2:1 के रेशियो में बांटा गया तो एक महीने, है ना, तो कह रहा है कि एक महीने बाद, एक महीना नहीं बोला, तो कह रहा है कि महीने बाद बी का साझेदार बना, बी उसका साझेदार बना। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आवे, देखिए तो क्या करना है कि हमेशा देखिएगा जो पूंजी लगा हुआ है, समय लगा हुआ है और जो रेशियो में बांटा गया उसको बराबर करना होता है ना। तो ये हो गया 4,50,000 और गुना में कितना समय के लिए, 12 महीने के लिए। और ये वाला कितना समय के लिए पता नहीं है ना। ये जो है 5,40,000 जो लगाया है ये समय हमको पता नहीं, जो कि 2:1 में किया है ना, 2:1 में किया है। इसलिए देखिए 4 0 से 4 0 खत्म, है ना, 4 0 से 4 0 खत्म, और 2 से 6 बार में, 2 से 27 बार में, है ना, 2 से क्या बार में, 27 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 2 बार में, 3 से 9 बार में, 9 से क्या बार में, 5 बार में, है ना, 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 10 से इसको भागा देंगे, कितना बचेगा, 5 बचेगा, है ना, 5 बचेगा। यानी कि टी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए इसका आंसर कैसे होगा। देखिए व्यापार कितना महीने के लिए किया था, व्यापार में घटा दीजिए समय, है ना, समय घटा दीजिए। व्यापार कितना महीने के लिए, 12 महीने के लिए। कितना समय के लिए, 5, इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर, 7 हो जाएगा। ओके 7 हो जाएगा। इसी तरह से बनता है, ठीक है, इसी तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बी का कितना समय लगेगा उसमें, 7 मंथ के लिए, 7 मंथ के लिए पैसा लगाया उसमें। बी उसका साझेदार बना कितना महीने के लिए, 7 महीना के लिए, 7 मंथ के लिए। कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 10 संख्याओं का माध्य 6 है ना, 10 संख्याओं का क्वेश्चन। देखिए 10 संख्याओं का माध्य 6 है, यानी कि 10n बराबर 6, है ना। फिर कह रहा है कि बाद में पता चला कि एक संख्या को गलती से 9 पढ़ लिया गया, तो उस संख्या का सही मान क्या होगा, जबकि सही मान तो 7 है। यानी कि 10 संख्याओं का मान तो 7 ही है, लेकिन गलती से कितना पढ़ लिया, 9 पढ़ लिया, है ना, 9 पढ़ लिया। तो देखिए इसको गुना कीजिए, यानी कि 60, ये हो गया 70। कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। तो 10 का डिफरेंस है तो उसमें से कितना गलती से पढ़ लिया है, 9 पढ़ लिया है। तो इसको 9 से क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, यही आंसर हो जाएगा, है ना। उसको क्या है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। कहेगा कि 10 संख्याओं का माध्य 6 था, ठीक है, 10 संख्याओं का माध्य 6 लिख दिए। और गलती बाद में पता चला कि एक संख्या गलती से पढ़ लेने के बाद 9 लिखा गया, 9 पढ़ लिया गया। संख्या का सही मान क्या है, जबकि सही मान तो 7 था, यानी कि 10n बराबर 7 था, है ना, 10n बराबर 7 था। यानी कि दोनों में डिफरेंस कितना है, 10 का है। और पहला संख्या गलती से कितना पढ़ लिया, 9 पढ़ लिया, यानी कि 19 होगा, वो पक्का 19 होगा, ठीक है, ठीक है। अब कहता है कि n प्रेक्षणाओं का माध्य अगर 12 है तो उन प्रेक्षणाओं में योग इतना 132 हो तो n बराबर क्या होगा। देखिए माध्य बराबर होता है योग बटे संख्या, माध्य बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। माध्य बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या, है ना। माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर योगफल और बटे में कितना, संख्या। तो कहता है कि n बताइए, यानी कि संख्या बताइए, इसलिए संख्या गुना माध्य, है ना, माध्य बराबर योगफल, है ना, बराबर कितना, योगफल, है ना। इसलिए संख्याएं बराबर
योगफल अब बटे में माध्य। योगफल बटे क्या हो जाएगा माध्य। अब हमें योगफल कितना दे रखा है 132 और संख्या माध्य हमारा कितना है 12 के बार में कटेगा 11 11 हो जाएगा राइट आंसर है ना। कोई भी बोलेगा कि माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है योगफल बटे संख्या है ना, योगफल बटे संख्या। कहेगा योगफल निकाल के बताओ, तो योगफल निकाल के बताएगा तो उसी तरह से फॉर्मूला पे बैठा लेना है। बोलेगा संख्या बताओ तो उसी तरह से फॉर्मूला लगा के बैठा लेना है। हमेशा याद रखना कि माध्य बराबर जो होता है हमेशा योगफल बोलते संख्या होगा। कहीं भी अगर माध्य के बारे में बोलेगा तो योगफल जितना योग होगा उसमें जो संख्या होगा उससे भागा दे दीजिए, वो हमारा आंसर निकल जाता है ना। कारण कि कौन जो है अपरिमेय नहीं है। देखिए रूट 25 या अपरिमेय नहीं है, क्योंकि रूट 25 को हम √5 × 5 लिख सकते हैं। दोनों में से एक हो लेंगे यानी कि 5 ये बाहर हो जाएगा, यानी कि ये परिमेय संख्या क्योंकि P/Q के रूप में लिखा हुआ है ना, P/Q के रूप में लिखा हुआ है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है √2 और √3 के बीच अपरिमेय संख्या बताइए। देखिए √2 और √3 के बीच अपरिमेय संख्या बोल रहा है ना, इर्रेशनल नंबर बोल रहा है √2 और √3 के बीच है ना। देखिए कितना आसान है, देखिए ध्यान से देखिए। √2 को हम लिख सकते हैं 2.1/2 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 3.1/2। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2.1/2 को 2/4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इसको 3.2/4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब बोलिए इसको हम 2.2 पे 1/4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से 3.2 को और 1/4 इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होगा इसमें। अब बोलिए ये 4 हो जाएगा, 4.1/4 ये हो जाएगा 9.1/4, यानी इसके बीच वाला संख्या है ना, इसके बीच वाली संख्या, इसके बीच वाली संख्या क्या हो जाएगा 5.1/4, 6.1/4, 7.1/4, 8 इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसमें जो है आप इसको भी ले सकते हैं है ना, तो यही वाला क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या रहा है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटा सा है, ट्रिक के साथ चलिएगा तो तुरंत बन जाएगा। अब घिसने तो उसको आप ढेर देरी तक खींच सकते हैं तब भी नहीं बनेगा है ना। देखिए इतना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है 0.7 पे रेकड़िंग बराबर कितना होगा। देखिए जब भी रेकड़िंग होता है ना, जब भी रेकड़िंग होता है तो रेकड़िंग वर्ड पे क्या होता है कि नो होता है, क्या होता है नो होता है। जैसे कि आप इसको जब लिखिएगा ना, जिस पे रेकड़िंग है उसको लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जितना रेकड़िंग है, जितना संख्या पर रेकड़िंग है उतना नो डाल दीजिए नीचे, यही हो जाएगा राइट आंसर। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 0.23। देखिए इस तरह का क्वेश्चन में क्या करना है कि जो संख्या रेकॉर्डिंग दिया हुआ उसको लिख लीजिए पूरा, जितना संख्या पे दिया हुआ उतना नोट डाल दीजिए। 2 संख्या पे दिया हुआ तो 2 गुना हो जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 0.432 जितना संख्या उतना रेकॉर्डिंग, ताए से 26 अब बटे में 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा क्योंकि 4 को पे रेकॉर्डिंग दिया हुआ है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 0.001 पे रेकड़िंग को इसको बदलना है। तो देखिए 1 पे हो जाएगा के को 0, 3 गुनो है ना, 1 पे क्या हो जाएगा 3 गुनो है ना, 1 पे क्या हो जाएगा 3 गुनो हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 0.5 और 3 पे रेकड़िंग कितना कर रहा है 3 पे रेकड़िंग। इसमें देखिए क्या करना है कि जिस पे रेकड़िंग नहीं दिया हुआ है, पहले जो संख्या है उसको लिख लीजिए है ना, 53 लिखा हुआ है 53 लिख दीजिए, और जिस पे रेकॉर्डिंग नहीं दिया हुआ है उसको घटा दीजिए। ठीक है, और के को रेकॉर्डिंग दिया हुआ है तो ए को दिया हुआ है 9, और जितना पे नहीं दिया हुआ उतना 0 बिठा दीजिए, बस हो गया। तो हो जाएगा कितना 53 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 48, क्यों 48 बचेगा है ना 48, अब बटे में 90, यही हो जाएगा राइट आंसर है ना। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 0.63 और 5 पे रेकड़िंग, इसको कैसे बनाएंगे। देखिए जो संख्या पे लिख लीजिए, कोई दिक्कत, और जिसके पे रेकड़िंग नहीं है उसको घटा दीजिए, और जितना पे संख्या पे रेकड़िंग है वो डाल दीजिए, जितना संख्या उसको डाल दीजिए। 635 में 63 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा
5 में से 3 जाएगा तो 2, 3 में से नहीं जाएगा तो 7, 5, 572/900 है ना, 572/900 है ना, 572/900 इस तरह से होता है। कह रहा है कि 43, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 43/2 पे 4 गुना 5 पे 2, जो कह रहा है कि ये जो संख्या ये कितना स्थान के बाद रुकेगा, कितना स्थान के बाद रुक जाएगा, रुकेगा है ना, कितना संख्या के बाद ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। देखिए याद रखिएगा कि जो पावर में होता है, जो सबसे ज्यादा बड़ा होता है, बड़ी संख्या जो होता है, वही संख्या क्या कर सकता है, इसको रोक सकता है ना। तो 4 ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। कह रहा है कि 1440 में, देखिए कह रहा है कि 1440 में 2 का अधिकतम मान, तो 2 से निकाल दीजिए 7, 2 0, 2 से निकाल दीजिए 36 0, 2 से निकाल दीजिए 180, 2 से लगा दीजिए 90, 2 से लगा दीजिए 45, अब 5 से लगा दीजिए, अब खत्म हो गया। अब क्या हुआ इसमें देख लीजिए, तो 1 2 3 4 5, 2 पे 5 है ना, तो इसमें क्या है, 2 गो 5 गो संख्या है, कितना है, 5 गो है। कह रहा है कि ए और 1 का HCF क्या होगा, ए और 1 का HCF, कह रहा है ए और 1 का HCF क्या होगा, तो हमेशा रखिएगा इसका जो HCF होगा वो 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा HCF। कह रहा है √15 क्या है, √15 जो है क्या है, परिमेय है, ओ परिमेय, तो ये ओ परिमेय है। ओके, ये क्या है, ओ परिमेय है। ओके, कह रहा है कि भाज ए और बी के लिए ए बराबर बी डी गुना ए बराबर बी डी प्लस आर के लिए क्या है। देखिए इसमें हमेशा याद रखिएगा कि ए बराबर बी क्यूब प्लस आर ये ना होता है। इसमें जो होता है जीरो कभी शेषफल के छोटा नहीं हो सकता, शेषफल के छोटा नहीं हो सकता है ना, शेषफल हमेशा बड़ा होता है और बराबर होता है, जीरो के नीचे नहीं हो सकता शेषफल। और हाँ, और जो शेष होता है उससे भाजक क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है ना, उससे जो होता है भाजक जो होता है सबसे बड़ा होता है, भाजक जो होता है सबसे बड़ा होता है, उसके बाद हमारा शेष आता है। कह रहा है कि सअभाज्य संख्या कौन सा है, सअभाज्य संख्या है ना, सअभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका HCF क्या हो, 1 हो, है ना, जिसका HCF क्या हो, 1 हो, सअभाज्य संख्या। जैसे 9 और 16, 9 16 सअभाज्य संख्या है क्या, सअभाज्य संख्या है क्या। देखिए जिसका HCF 1 रहेगा वो सअभाज्य संख्या है। जैसे 9 और 16 का जब HCF निकालिएगा तो एक बार में 9 है ना, 5 9 16 है ना, 7 9 2 बार में 2, 7 बार में 3 बार में 6, एक आ गया लास्ट में। ये जो है सअभाज्य संख्या है ना, इसका HCF 1 होता है वो सअभाज्य संख्या कहलाता है ना, वो क्या कहलाता है, सअभाज्य संख्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, सअभाज्य संख्या कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि परिमेय नहीं है, देखिए परिमेय नहीं है, है ना, परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं है का मतलब होता है कि जो संख्या रुक जाए, जो संख्या रुक जाए, जैसे कि 0.100120012020 इतना है, तो ये जो संख्या है ये रुकने वाला नहीं है, तो ये अपरिमेय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ओके, उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि किसी पूर्णांक संख्या p के लिए विषम रूप क्या हो जाएगा। देखिए देखिए विषम रूप, ये देखिए सम रूप के बारे में जानते हैं, है ना, किसी भी पूर्णांक के लिए p के लिए जो सम रूप हो जाएगा, है ना, सम रूप जो हो जाएगा वो हमेशा 2p होगा। इसमें आप कोई भी संख्या p का मान ले लीजिए वो हमेशा सम होगा। जैसे कि 2 गुना 9 ले लीजिए तो 9 दूनी 18, ये सम संख्या तो उसे कट जाता है 9 बार में, है ना, तो ये जो है सम संख्या है। अब कहेगा कि विषम संख्या के लिए पूर्णांक बनाइए, तो 2p आप प्लस में 1 कर दीजिए, तो ये जो हो जाएगा विषम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। कैसे, देखिए मान लीजिए 9 हम लिए थे यहाँ पे, है ना,
9 लिए थे, आप प्लस में 1 जोड़ दीजिए तो 18 1 19 हो जाएगा। ये क्या है? विषम संख्या है ना, यही हो जाता है। अब कहता है कि क्वेश्चन 3.2636363 है ना, ये जो है रिपीट किया, लेकिन ये जो संख्या है रुक गया। क्या हो गया? रुक गया। इसलिए ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। उसी तरह से कहता है कि रूट छो क्या है? रूट छो है ना, रूट छो एक परिमेय संख्या है ना, ओ परिमेय संख्या। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पी तथा क्यू के दो अभाज्य संख्या हो तो उसका एचसीएफ क्या होगा? देखिए पी और क्यू का हमेशा अगर एचसीएफ निकालिएगा, अगर अभाज्य होगा है ना, अभाज्य होगा या सअभाज्य होगा तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा, चाहे कुछ भी हो जाए है ना, चाहे उसका कुछ भी हो जाए उसका एचसीएफ 1 ही होगा। कारण कि एन के किस मान पर फॉर एन शून्य हो जाएगा? ऐसा कोई एन नहीं है ना शून्य कर सके। 0.15 का P बटे 2n इंटू 5m बराबर क्या होता है? देखिए कह रहे कि 0.125 बराबर P बटे 2n इंटू 5m के रूप में लिखना है ना, इसको इसके रूप में लाना है, इसको जो है इसके रूप में लाना है। देखिए कैसे लाएंगे, देखिए ये 105 है, ये 1000 है ना। अब बोलिए इसको जब हम तोड़ेंगे 1000 को 2 से 500 बार में, 2 से के बार में 250 बार में, 2 से के बार में 125 बार में है ना। अब फिर 5 से के बार में 25 बार में, फिर 5 से के बार में 5 बार में, 5 से के बार में 1 बार में। देखिए 2 के गो है, 1 2 1 3 गो है, यानी 105 अब बटे 2 3 गो, अब 5 3 गो, 2 3 गो और 5 भी 3 गो हो जाएगा है ना, 2 5 गो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये भी नहीं आंसर है, काट के बनाया है, अगर काट के नहीं भी बनाया है तो इसको जो है ए को घटा दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, ए को घटा दीजिए तो ये जो हो जाएगा 5 से कट जाएगा। 5 से क्या बार में कटेगा? 2 और 1 21 बार में कटेगा है ना, तो हो जाएगा 21 बटे 2 के ऊपर 3 और 5 के पावर 2, ये जो है राइट आंसर। ठीक है, हम काटे नहीं, काट लेना चाहिए था, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको बाद में भी काट सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मान निकल जाता है ना। उसी प्रकार से करें कि 0 तथा 50 के बीच विषम संख्याओं का विषम संख्या क्या हो जाएगा है ना, 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितना है ना, विषम संख्या कितना होगा? देखिए विषम संख्या के लिए हमेशा याद रखिएगा n/2, क्या रखिएगा याद? n/2, यानी कि 50, लास्ट संख्या 50 है, यानी 2 से, यानी कि 25 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा राइट आंसर। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। सम के लिए n/2 और विषम के लिए n+1/2। ओके ठीक है, कह रहा है कि √27 गुना √3 कितना होगा? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। √27 गुना √3 कितना होगा? देखिए √27 गुना √3 को गुना करेंगे तो √81 होगा, √81, इसको तोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा है ना। कह रहा है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है, जबकि q जो है एक पूर्णांक है, तो ये 2q का रूप हो सकता है ना, 2q के रूप में हो सकता है। ओके, कह कि प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए प्रथम 20 क्वेश्चन, देखिए प्रथम 20
विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत है ना संख्या है ना, विषम प्राकृत संख्या का जो योग होगा, योग जो होगा क्या होगा, योग जो होगा क्या होगा। देखिए इसका एक फॉर्मूला है ना, इसका एक फॉर्मूला है, क्या चीज, एन स्क्वायर, जितना संख्या होगा उसको स्क्वायर कर दीजिए, 400 हो जाएगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ओके, अब कहेगा 11/15 शांत है कि अशांत है। 11/15 देखिए 11/3 गुना 5, ये हमारा अशांत है, क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। कह रहा है कि 5.233 रेकॉर्डिंग, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो इसको देखिए हम 5.2 और 3 जो है रेकॉर्डिंग कर दीजिए, तो ये लिखा जाएगा। लेकिन इसको जब हम परिमेय संख्या में बदलेंगे तो हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 5 दशमलव क्या हो जाएगा, 5 पूर्णांक हो जाएगा, ये 23/99 में जाएगा, 23 माइनस 2/90, तो 5 क्या हो जाएगा, 21/90 है ना, 21/90। तो ये जो है P/Q के रूप में है ना, P/Q के रूप में, इसलिए परिमेय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। इस तरह से बना सकते हैं। कह रहा है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का मोसो जो होता है, लोसो आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यदि छोटी अभाज्य और छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो है, अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सा है, 4 है। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या गुना सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, ये ना बोल रहा है भाज्य संख्या क्या होगा। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो क्या करे, अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो स्वयं कट जाए, स्वयं कट जाए और 1 से कट जाए। देखिए स्वयं से आप 2 को काट सकते हैं, सबसे ज्यादा छोटी संख्या आप 2 ले सकते हैं ना, जो कि 1 से भी कट जाता है, 1 से भी कट जाता है और खुद से भी कट जाता है ना। और सबसे छोटी भाज्य संख्या का मतलब होता है कि 4, जिसका मतलब होगा 8 जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 8 हो जाएगा राइट आंसर। ओके, उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी यौगिक संख्या है ना, सबसे छोटी यौगिक संख्या का मोसो, कह रहा है कि छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी यौगिक संख्या, यौगिक संख्या, तो याद रखिएगा यौगिक संख्या और भाज्य संख्या सेम ही है। तो सबसे छोटी संख्या 2 और सबसे छोटी योजक संख्या कितना है, 2 4, तो 2 से क्या बार में, 4 बार में कट जाएगा, यानी कि HCF जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, HCF 2 हो जाएगा। ओके, HCF जो हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, देखते हैं कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसा है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। देखिए क्या करता है कि रूट के अंदर छो, प्लस में रूट के अंदर छो, प्लस के अंदर रूट छो, इस तरह से है। तो इसका मान क्या होगा ये बोल रहा है ना, इसका मान क्या होगा ये बोल रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये संख्या छो है, छो है, छो को आप तोड़ सकते हैं 3 गुना 2 में। जो सबसे बड़ी संख्या होगी अगर प्लस में है, ये अगर प्लस में है, मान लीजिए ये प्लस में है ना, प्लस में है, इसमें क्या होगा, जोड़ना है। जो प्लस में रहेगा तो बड़ा संख्या लेना है तोड़ने पर, इसमें क्या होगा, बड़ा संख्या लेना है। ये जो बड़ा संख्या है 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसी प्रकार से अगर ये रहता है इस तरह से कि रूट छो और माइनस में रूट छो है ना, माइनस में रूट छो, इस तरह से रहता, ठीक है। तो इस तरह में रहता तो इसको छो तोड़ लेते 3 और 2 में, ठीक है, तोड़ लेते। ये जो छोटका संख्या है माइनस में, यही आंसर हो जाता है, ठीक है, यही हो जाता है माइनस आंसर।
कह रहा है यदि P 3n के रूप में हो, Q 6n के रूप 6n/5 के रूप में हो, तो इन P बटे Q दशमलव विस्तार क्या होगा? P बटे Q अब बराबर में 3n बटे में 6n गुना 5m। ये भी देखिए मस्त क्वेश्चन है। ये जो नंबर सिस्टम है सबसे हल्का है, खाली दिमाग थोड़ा मोड़ा लगाना है, सिर्फ याद रखिएगा, कुछ कुछ पॉइंट हो जाएगा, बन जाएगा तुरंत। देखिए कह रहा है कि यदि P मतलब P बटे Q का मतलब हुआ कि जो है P जो है 3n है और Q जो है 6n इंटू कितना 5m है ना। तो ये देखिए इससे 2 बार में कटेगा, है ना। इससे क्या बार में कटेगा? इससे क्या बार में कटेगा? 2n बार में कट जाएगा, कुछ नहीं तो n तो है ये ना है, यानी कि ये जो हो जाएगा शांत आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत आवृत्ति हो जाएगा। ओके, शांत आवृत्ति हो जाएगा, है ना, शांत आवृत्ति हो जाएगा। ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। कहता है कि a गुना b, दोस्तों a गुना b बराबर, यह केवल सत्य है, a गुना 18 बराबर l गुना h। देखिए क्वेश्चन देखिए, a गुना 18 बराबर l गुना h, यानी एलसीएम गुना एचसीएफ। तो संख्या बोल रहा है निकालने के लिए। तो देखिए a गुना 18 बराबर, ये दिया हुआ 36 गुना 2, तो ये जाएगा 64, यानी कि 64, 18 चौक 36 दूनी 72, 18 चौक 72, a बराबर 4। इस तरह से बनेगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। कह रहा है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताइए। देखिए क्या कह रहा है, प्रथम 5 संख्याओं का माध्य बताइए, माध्य बताइए। तो ये प्रथम 5 माध्य संख्याओं का मतलब होता है कि फर्स्ट नंबर और प्लस में सेकेंड नंबर, लास्ट नंबर, है ना, लास्ट नंबर अब बटे में 2 कर दीजिए। पहला संख्या हमारा 1 होता है और लास्ट में हमारा 5 प्राकृतिक संख्या लीजिएगा, 5 प्राकृत है ना, प्राकृतिक, तो 5 हो जाएगा हमारा, अब बटे में 2, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। दो प्राकृतिक संख्याओं का डैश तथा इतना 3 रेशियो इतना। देखिए 11.53564 कह रहा है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जहां पर भी रिकरिंग हो, है ना, जहां पर भी रिकरिंग हो वो हमेशा परिमेय संख्या होता है। वो हमेशा क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। जहां पर भी रिकरिंग का काम हो ये रिकरिंग कहलाता है, यानी कि रिकरिंग जहां भी हो वो परिमेय संख्या कहलाता है, हमेशा याद रखिएगा। ओके, कार्य के प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग। कार्य के प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग, योग बोल रहा है, योगफल। कार्य प्रथम 20 ना, कार्य प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग निकालिए। प्रथम, है ना, कार्य प्रथम 20 संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखिए याद रखिएगा कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है ना। लगातार n तक के प्राकृतिक संख्या का योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 बटे में 2। n हमारा है 20, इसलिए 20 प्लस 1 अब बटे में 2, यानी कि 10, अब गुना में हो जाएगा 21, यानी कि 210 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है,
कहेगा कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए, तो लगातार n तक की कोई भी संख्या अगर होता है तो उसमें एक फॉर्मूला लगता है कि n इंटू एन प्लस 1/2, यानी कि 20 इंटू 20 प्लस 1/2, यानी कि 10 की गुना कर दीजिए 21 के 21 तो जगह 210। सबसे छोटा अभाज्य संख्या दो, क्या एक यौगिक संख्या है? नहीं। 3 संख्याओं का गुणनफल, उनके गुणनफल और मौसों का गुणनफल होता है। √9 गुना √16, देखिए √9 है ना, इंटू में √16 तो 4 गुना 3 12, ये परिमेय संख्या। ठीक है, नंबर सिस्टम भी क्या हो गया, खेला खत्म। नंबर सिस्टम क्या हो गया, खेला खत्म हो गया नंबर सिस्टम का। ठीक है, नंबर सिस्टम का क्या हो गया, खेला खत्म। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, अब ब्रेक लेते हैं।